1920 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश भारत के कुछ हिस्सों में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। इस काम के दौरान मजदूरों को बड़ी मात्रा में पकी हुई ईंटें मिली, जो आसपास के किसी भी आधुनिक निर्माण से अलग दिखाई देती थीं। इन ईंटों का इस्तेमाल पटरियों के नीचे बिछाने के लिए किया जाने लगा, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि ये ईंटें साधारण नहीं थीं। कुछ समय बाद जब पुरातत्व विभाग की नज़र इन स्थलों पर पड़ी, तब खुदाई शुरू की गई। जो सामने आया उसने इतिहास की समझ को पूरी तरह बदल दिया। मिट्टी के नीचे एक व्यवस्थित शहर दबा हुआ था। सीधी एक दूसरे को काटती हुई सड़कें, एक समान आकार की पकी हुई ईंटों से बने घर, हर घर में पानी के उपयोग और निकासी की व्यवस्था, और सबसे चौंकाने वाली बात, पूरे शहर में फैला हुआ एक सुनियोजित ड्रेनेज सिस्टम, जो उस समय की किसी भी अन्य सभ्यता से अधिक उन्नत प्रतीत होता था। ये केवल एक शहर नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता का हिस्सा था, और ये सभ्यता हजारों साल पहले अपने समय की सबसे एडवांस्ड अर्बन सोसाइटीज में से एक थी। लेकिन इस खोज के साथ एक ऐसा सवाल भी सामने आया जिसका जवाब आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इतनी विकसित व्यवस्था, इतनी स्थिर संरचना और इतने बड़े पैमाने पर फैली हुई ये सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? कोई बड़े युद्ध के निशान नहीं मिले, किसी साम्राज्य के विनाश का प्रमाण नहीं मिला, यहाँ तक कि उनकी लिखी हुई लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। ऐसा लगा जैसे ये सभ्यता धीरे धीरे बिना शोर किए इतिहास से बाहर निकल गई, और यही इसे इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनाता है। 1921 में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने पंजाब क्षेत्र में स्थित एक स्थान हड़प्पा में खुदाई शुरू की। शुरुआत में ये केवल एक प्राचीन बस्ती की खोज जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, संरचनाओं की जटिलता और व्यवस्थितता ने ये संकेत देना शुरू किया कि ये एक साधारण बस्ती नहीं थी। अगले ही वर्ष 1922 में राखालदास बैनर्जी ने सिंध क्षेत्र में एक और स्थल मोहनजोदड़ो की पहचान की। यहाँ की खुदाई ने इस खोज को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। दो अलग अलग स्थानों पर लगभग एक जैसी शहरी संरचनाएं सामने आईं। ये केवल संयोग नहीं हो सकता था। तत्कालीन पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने इन खोजों का विश्लेषण किया और 1924 में आधिकारिक रूप से घोषणा की कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्राचीन और अत्यंत विकसित शहरी सभ्यता मौजूद थी, जो हजारों साल पुरानी थी। इस घोषणा का महत्व बहुत बड़ा था। उस समय तक विश्व इतिहास में प्राचीन सभ्यताओं की चर्चा मुख्य रूप से मिस्र और मेसोपोटामिया तक सीमित थी, लेकिन इस खोज ने यह स्थापित कर दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी उतनी ही प्राचीन और उन्नत सभ्यता विकसित हो चुकी थी। और ये केवल शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में इस सभ्यता से जुड़े सैकड़ों अन्य स्थल खोजे गए, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि ये कोई आइसोलेटेड डेवलपमेंट नहीं था, बल्कि एक विशाल और संगठित सांस्कृतिक प्रणाली थी। इस सभ्यता को समझने के लिए उसके भौगोलिक आधार को समझना आवश्यक था। इसे हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, और इसका केंद्र था सिंधु नदी और उससे जुड़ा हुआ विस्तृत नदी तंत्र। सिंधु नदी, जो हिमालय से निकलकर उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है, इस सभ्यता की जीवन रेखा थी। इसके साथ साथ इसकी सहायक नदियां रावी, ब्यास, सतलुज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। इन नदियों के किनारे बसे हुए शहर केवल पानी की उपलब्धता के कारण नहीं फलते फूलते थे, बल्कि इन नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी ने कृषि को संभव बनाया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नदी प्रणाली का उल्लेख मिलता है, घग्घर हाकरा, जिसे कुछ विद्वान प्राचीन सरस्वती नदी से जोड़कर देखते हैं। हालांकि इस विषय पर अभी भी शोध जारी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में कभी एक सक्रिय नदी प्रणाली मौजूद थी, जिसके किनारे बड़ी संख्या में बस्तियां विकसित हुई थीं। समय के साथ इन नदियों के प्रवाह में बदलाव आया। कुछ नदियां सूख गईं, कुछ ने अपना मार्ग बदल लिया, और यही बदलाव आगे चलकर इस सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों में से एक बन सकता है। ये सभ्यता नदियों के साथ जुड़ी हुई थी, और जब नदियां बदलीं तो इतिहास की दिशा भी बदल गई। जैसे जैसे नए स्थलों की खोज होती गई, ये स्पष्ट होता गया कि ये कोई एक या दो शहरों तक सीमित व्यवस्था नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग 3300 BCE के आसपास शुरू हुआ माना जाता है। इसके बाद 2600 BCE से 1900 BCE के बीच का समय इसका परिपक्व चरण था, एक ऐसा दौर जब इसके शहर अपनी सबसे संगठित और उन्नत स्थिति में थे। 1900 BCE के बाद इसके स्वरूप में धीरे धीरे बदलाव आने लगे, और 1300 BCE तक आते आते इसका शहरी ढांचा लगभग समाप्त हो चुका था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसका समय नहीं, बल्कि इसका विस्तार था। आज तक इस सभ्यता से जुड़े 1000 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। ये स्थल केवल एक क्षेत्र में सीमित नहीं थे, बल्कि उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पाकिस्तान और आगे तक फैले हुए थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, ये केवल कुछ प्रमुख नाम हैं। इनके अलावा सैकड़ों छोटे छोटे कस्बे और गांव भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे।
इस पूरे क्षेत्र का आकार इतना बड़ा था कि इसकी तुलना अक्सर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के संयुक्त क्षेत्र से भी बड़ी बताई जाती है। इसका मतलब ये था कि ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम था, जहां अलग अलग शहर एक समान मानकों और संरचनाओं के साथ जुड़े हुए थे। इतने बड़े शहरी ढांचे को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज थी स्थिर और पर्याप्त खाद्य आपूर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता की नींव कृषि पर टिकी हुई थी। यहाँ गेहूं, जौ और कुछ अन्य फसलों की खेती की जाती थी। नदियों के किनारे बसे होने के कारण इन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध थी, जो हर साल बाढ़ के साथ और समृद्ध होती जाती थी। हालांकि सीधे तौर पर सिंचाई प्रणाली के प्रमाण सीमित हैं, लेकिन उपलब्ध संकेत ये दर्शाते हैं कि लोग जल के प्रवाह और मौसमी पैटर्न को समझते थे और उसी के अनुसार खेती करते थे। सबसे महत्वपूर्ण पहलू था सरप्लस प्रोडक्शन। इतना उत्पादन होता था कि केवल किसानों की जरूरतें ही नहीं, बल्कि शहरों में रहने वाले कारीगरों, व्यापारियों और अन्य लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। इस सरप्लस को सुरक्षित रखने के लिए बड़े भंडारण स्थलों का निर्माण किया गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाए गए कुछ ढांचों को इसी संदर्भ में देखा जाता है। हालांकि इनके उपयोग को लेकर पूरी सहमति नहीं है। फिर भी इतना स्पष्ट है कि बिना एक मजबूत कृषि प्रणाली के इतने बड़े पैमाने पर शहरी जीवन संभव नहीं होता। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे चौंकाने वाला पहलू था इसका शहरी नियोजन। यहाँ के शहर किसी प्राकृतिक तरीके से नहीं फैले थे, बल्कि पहले से सोचे समझे ढंग से बसाए गए थे। सड़कें सीधी थीं और एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थीं, जिससे एक ग्रिड पैटर्न बनता था। ये पैटर्न आज के आधुनिक शहरों में भी देखा जाता है, लेकिन उस समय के लिए ये अत्यंत असामान्य था। घर एक समान आकार की पकी हुई ईंटों से बने थे। इन ईंटों का आकार लगभग हर जगह एक जैसा था, जो ये संकेत देता है कि निर्माण में स्टैंडर्डाइजेशन का पालन किया जाता था। अधिकांश घरों में एक आंगन होता था और कई घरों में निजी स्नान क्षेत्र भी मौजूद थे। लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि इन घरों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उनका पानी सीधे सड़कों के किनारे बने ड्रेनेज सिस्टम में चला जाए। ये केवल सुविधा नहीं थी, ये एक पूरी तरह योजनाबद्ध अर्बन डिजाइन था। अगर इस सभ्यता की सबसे एडवांस्ड विशेषता को चुना जाए तो वो इसकी जल प्रबंधन प्रणाली हो सकती है। मोहनजोदड़ो में स्थित ग्रेट बाथ इसका एक प्रमुख उदाहरण है। ये एक बड़ा जलकुंड था, जिसे इस तरह बनाया गया था कि उसमें पानी भरने और निकालने की पूरी व्यवस्था मौजूद थी। इसके चारों ओर बने कमरे और सीढ़ियां ये संकेत देती हैं कि इसका उपयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता था। इसके अलावा कई घरों में निजी कुएं पाए गए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि पानी की उपलब्धता को व्यक्तिगत स्तर तक सुनिश्चित किया गया था। धोलावीरा में पाए गए विशाल जलाशय और वर्षा जल संग्रहण की संरचनाएं ये दिखाती हैं कि लोग केवल पानी का उपयोग ही नहीं, बल्कि उसका संरक्षण भी करते थे। सबसे प्रभावशाली हिस्सा था ड्रेनेज सिस्टम। शहरों में बने नालों को ढका हुआ रखा जाता था और उन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि गंदा पानी बिना रुकावट के बाहर निकल जाए। ये व्यवस्था केवल बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि घरों के स्तर तक जुड़ी हुई थी। इस तरह की सैनिटेशन प्लानिंग उस समय की किसी भी अन्य सभ्यता में इस स्तर पर नहीं दिखाई देती।